हेलो फ्रेंड्स, जो हम लोग मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 2022 में जो हुए थे उसकी आज हम लोग थर्ड शिफ्ट करने वाले हैं। मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे इसके, और ये है हमारी 2 फरवरी की शिफ्ट 2। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन हम लोग मैथ्स के करने वाले हैं। तो आज हम लोग शिफ्ट करेंगे, पीछे से शुरू करेंगे, मतलब लास्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। शुरू के क्वेश्चन वो एज इट इज़ ही हैं और आप लोग पूरी वीडियो देख नहीं रहे हो, तो लास्ट के क्वेश्चन तो आप लोग देख ही नहीं पा रहे हो कि कैसे आ रहे हैं। ठीक है, वही तो थोड़ा सा चेंज है, तो उनको करेंगे हम लोग आज शुरू से, मतलब पीछे से शुरू करेंगे। अगर आखिरी तक आप लोग देख भी नहीं भी देखोगे तो भी आपको लास्ट के क्वेश्चन तो पता चलें कि आप क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं। ठीक है, जो मेंटल एबिलिटी में आ रहे हैं। आप लोग शुरू के क्वेश्चन बस देख ले रहे हो जो जनरल मैथ के हैं। जनरल मैथ के क्वेश्चन तो वही हैं जो हम लोग शुरू से हर एग्ज़ाम में करते आ रहे हैं, है ना, सिंप्लीफिकेशन, एज, ये सब। ठीक, अभी लेकिन जो मेंटल एबिलिटी का जो पार्ट है, इसमें मेंटल एबिलिटी के पार्ट में अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए मैं उनको आज शुरू में करा रहा हूँ ताकि आप लोग देख लो। लास्ट तक तो आप लोग वीडियो देखते नहीं हो। 100 पे ये सीरीज़ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का। अब हमें ये पहला क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन है हमारा, वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 96, 528 और 792 को पूर्णतः विभाजित करेगी। ऐसा नंबर बताना है जो 96 को भी विभाजित कर दे, 528 को भी विभाजित कर दे और 792 को भी विभाजित कर दे। विभाजित कर दे मतलब डिवाइड कर दे। तो ये क्या है, इसका एक फैक्टर होगा, है ना। तो फैक्टर क्या होता है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा, हाईएस्ट, और तीनों में मतलब कॉमन, और विभाजित करेगा मतलब क्या, फैक्टर। तो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का एक तरीका तो यह है कि हम इनके अलग अलग फैक्टर्स निकालें, फिर उसमें से कॉमन फैक्टर को निकालें। लेकिन उससे अच्छा तरीका यह है कि हम यहाँ पर इसको भाग कर करके देख लें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो बड़ी संख्याएं उठाएंगे, 528 और 792। तो इसमें से जो छोटी संख्या है 528, उसमें भाग देंगे बड़ी संख्या का 792 का। तो कितनी बार जाएगा ये, एक बार जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 528, है ना। तो कितना बचेगा यहाँ पे, 4, यहाँ पे बचेगा 6, और यहाँ पे बचेगा 164। ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ पे बचेगा 2। तो कितना हो गया, 264। अब ये कितना हो जाएगा, 528। अब 264 का डबल होता है 528, 26 दूनी 52 और 4 दूनी 8, 520 और 8 528। तो कितनी बार कटेगा ये, 2 बार कटेगा। तो ये 528 को पूर्णतः इसने विभाजित कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों नंबर्स का, किन दो नंबर्स का, 528 और 792, इनका जो एचसीएफ आया है वो आया है 264। ठीक है, अभी लेकिन हमारे पास एक तीसरा नंबर और भी है, कौन सा, 96। तो हम क्या करेंगे, 96 छोटा नंबर है और 264 बड़ा नंबर है। तो जो एचसीएफ आया, अब इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो 96 में 264 को भाग देंगे, तो 9 या 27, 3 बार में नहीं जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 96, 180 और 12, 192। ठीक है, अब घटा देंगे इसको तो कितना बच जाएगा, 2, यहाँ हो जाएगा 7, 72। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, जो ये संख्या थी वो यहाँ आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 96। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 72 और 96 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, 24। 24 तिया 72 और 24 चौके 96, 3 और 4 आएगा। तो ये हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 24। लेकिन अगर नहीं करना है ऐसे, है ना, अगर ऐसे नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, 72 से भाग देंगे। 72 से कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो कितना बचेगा ये, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2। फिर 24 से 72 को भाग देंगे तो कितनी बार चले जाएगा, 24 तिया 72। तो ये 72 से 72 कट जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो जो अब इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना आ गया है, 24। मतलब इन तीनों नंबर का 528, 792 और 96, इन तीनों का एचसीएफ कितना है, 24 है। तो वो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी, जो इन तीनों को विभाजित करेगी। तो करेक्ट आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, ए, 24। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एचसीएफ निकालना होता है। इसको बोलते हैं भाग विधि। भाग विधि से एचसीएफ निकालना, और यही जो है वो एग्जाम अप्रोच के लिए सही होती है। जो एक स्कूल में हम लोग फैक्टर निकाल के सीखते थे, उससे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समावर्तक निकालना
टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये सबसे सही मेथड है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 वर्ष पहले आशा की आयु और 4 वर्ष बाद ऐसा की आयु का अनुपात 1:1 था, 1 है। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 5:3 है। 4 वर्ष बाद आशा की आयु और 4 वर्ष पहले ऐसा की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ दे रखा है कि दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ आशा, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ ऐशा। ठीक है, तो इनका अनुपात कितना है, 5:3। तो मगर इसकी आयु अगर 5x है तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 3x। अब बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले आशा की आयु, तो 4 वर्ष पहले आशा की आयु कितनी हो जाएगी, 5x, और 4 वर्ष पहले मतलब 4 कम, और ऐसा की आयु 4 वर्ष बाद के ऐसा की आयु, तो 4 वर्ष बाद के ऐसा की आयु कितनी हो जाएगी, 3x + 4, और दोनों का अनुपात कितना है, 1:1 है। मतलब दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, है ना। अगर ज़बरदस्ती 1:1 करना हो तो यहाँ पे फिर 5x - 4, 3x + 4, और बराबर में 1 के बटे में 1 रख के फिर इधर गुणा करोगे, फालतू स्टेप बढ़ेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ ऐसे डायरेक्ट लिख दिया। तो 5x में से 3x गया तो कितना हो जाएगा, 2x, और ये माइनस के 4 यहाँ के कितने हो जाएंगे, 8। तो x बराबर में कितना आ जाएगा, 4। x बराबर कितना जाएगा, 4। इसका मतलब यह है कि आशा की वर्तमान आयु कितनी है, 20, और ऐसा की वर्तमान आयु कितनी है, 12। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, 4 वर्ष बाद आशा की आयु। 4 वर्ष बाद आशा की आयु कितनी हो जाएगी, 24, और 4 वर्ष पहले ऐसा की आयु, 4 वर्ष पहले ऐसा की आयु कितनी हो जाएगी, 8 का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें इनका अनुपात निकालना, 8 एकम 8, 8 तिया 24, तो कितना हो जाएगा, 3:1। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बी, 3:1। ठीक है, तो आयु वाले प्रश्न तो आते ही आते हैं। हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे वीडियो आज। ठीक है, एक पिता और पुत्र की आयु का योग 62 वर्ष है। यदि 7 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद बेटे की आयु क्या होगी, है ना। तो यहाँ पे कई बार बच्चे क्या मिस्टेक कर लेते हैं, पिता और पुत्र की आयु को x और इसको y मान के दोनों को 62 रखते हैं, फिर 7 वर्ष पहले और ये सब करके वो करते हैं, तो उसमें कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसे मान लो उनका योग कितना है, 62 है, तो अगर पिता की आयु को मैं x मान लूँ तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 62 - x, है ना। जैसे आपने 100 रुपये थे, 100 रुपये में से 20 रुपये का आपने पेन खरीदा, तो किताब कितने की खरीदी होगी, 80 रुपये की। जैसे आपने पेन और किताब खरीदा हो तो कैसे पता चला, 100 में से 20 को घटाए तो क्या आ गया, 80। ऐसी 62 में से x को घटाए तो कितना आ गया, 62 - x। तो ये हो गई हमारे पिता की आयु और ये हो गई पुत्र की आयु। अब बोला है कि 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले मतलब कितना, x - 7, और यहाँ पे 62 - x - 7। क्या बोला है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना थी। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी थी, 5 गुनी थी। जब 5 गुना कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, x - 7 बराबर 62 पंजे 60, 310, और माइनस में कितना हो जाएगा, ये 5x, और ये माइनस में कितना हो जाएगा, 7 पना 35। ठीक है, तो ये माइनस के 5x यहाँ आके x के साथ जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6x, और 310 में से 35, तो पहले 10 घटाया तो 300, फिर 25 और घटा दिया 275, और 7 और जोड़ दिया तो कितना हो गया, 282। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 6 चौके 24, बचेगा 4, 6 7 42, है ना। पिता की आयु, पिता की आयु कितनी हो गई है, 47 साल। तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 47 और 3 50, और 50 और 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। दोनों मिला के कितना हो गया, 62। तो ये हो गए हमारे पिता और ये हो गया उसका पुत्र। ठीक है, तो 6 वर्ष बाद बेटे की आयु बताना है। तो 6 वर्ष बाद बेटे की आयु कितनी हो जाएगी, 21 साल। अभी कितनी है, 15, तो 6 साल बाद कितनी हो जाएगी, 21। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी में 21। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है तो वह संख्या ज्ञात करो। तो अभी क्या करेंगे इसमें, देखिए
इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सबसे अच्छा तरीका कि हम ऑप्शन से फटाफट कर लें। जैसे ए ऑप्शन कितना है 0, तो 0 और 0 का उल्टा कितना हो जाएगा 0, 1/0 मतलब क्या हो जाएगा ये गलत। अब सेकंड ऑप्शन में क्या है 1, तो 1 और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/1, तो 1 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे 2, तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा सही। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा 1, बी में 1। और दूसरा अगर जैसे मान लो बेसिक से ही करना है तो मैं बनाऊंगा इसको समीकरण ए, मान लिया मैंने संख्या है x, तो उसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x और बराबर में कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये बनेगा समीकरण कितना x² + 1 बराबर में 2x, तो ये हो जाएगा x² - 2x + 1 और बराबर में 0। तो हम क्या करते हैं यहाँ जो अचर संख्या है और उसका गुणा करते हैं, यहाँ पर जो संख्या है यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ही आएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 1 आएगा। तो और 2 को 1 में तोड़ने के लिए क्या करेंगे 2, है ना। तो ये हो जाएगा x² - x + 1 बराबर में 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x - 1, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x - 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। फिर यहाँ से x - 1 कॉमन ले लेंगे तो दोनों फैक्टर हो जाएंगे x - 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि कोई और मान ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जिनको जोड़ने पर उसको और उसके व्युत्क्रम को जोड़ने पर 2 आए, है ना। इसलिए दोनों फैक्टर क्या बन रहे हैं x - 1 बराबर 0 और x - 1 बराबर 0, ठीक है। तो ऐसे ना करके हम अपना ऑप्शन से पुटअप करेंगे इसको, ठीक है। ऑप्शन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, यदि आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो ऑप्शन में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क का है। ए, बी तथा सी किसी काम को 12, 18 और 36 दिन में कर सकते हैं। वे सभी 3 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर बी काम छोड़ देता है। इस काम को पूरा करने में ए तथा सी को कितना समय लगेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ए हमारा करता है 12 दिन में, बी करता है 18 दिन में और सी करता है 36 दिन में। तो तीनों का एलसीएम कितना जाएगा 36। तो ये हो गया हमारा कुल काम, ठीक है। ये होता है हमारा कुल काम, जो भी हम एलसीएम लेते हैं वो होता है कुल काम। अब देखिए ए ने 12 दिनों में 36 यूनिट किया है, इसको मैं बोलूँगा 36 यूनिट। तो 12 दिन में 36 यूनिट किया तो एक दिन में कितनी करेगा 3। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक दिन का काम, ठीक। और 18 दिन में 36 तो इसने किया है 2 और 36 दिन में 36 मतलब एक दिन में कर रहा है ये 1। अब हमें पता चल गया कि हमारा कुल काम कितना है, हमें ये भी पता चल गया कि हमारा एक दिन का काम कितना है, एक एक बंदे का पता चल गया। अब जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलेगा हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, है ना। थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बच्चे ने बोला था कि सर थोड़ा सा डिटेल में बता देना। वे सभी 3 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो सभी 3 दिन तक एक साथ काम करते हैं मतलब ए, बी और सी तीनों एक साथ काम करते हैं। तो 3, 2, 5 और 1 6, तीनों ने मिलकर कितनी यूनिट किया 6 यूनिट किया। कितने दिन में एक दिन में। तो 3 दिन तक कितना यूनिट काम हो जाएगा 6 तिया 18। अब शेष काम कैसे पता चलेगा, कुल काम में से जितना काम हो गया है तो बचा हुआ काम कितना होगा 18। 36 में से 18 हो गया तो बचा कितना 18। अब और बी काम छोड़कर चला जाता है तो बी ने अब काम नहीं करेगा। इस काम को पूरा करने के लिए ए और सी कितना समय लगेगा। तो ए और सी मिलकर कितनी यूनिट करेंगे 3 और 1 4 और करना कितनी है 18। तो कुल काम बटे एक दिन का काम, है ना। लगने वाले दिनों की संख्या, तो 4 चौके 16 बचेगा 2, भाग देंगे 4 से। इसका आंसर हो जाएगा 4 सही 1/2 दिन, मतलब 4 दिन पूरे और 5वां दिन आधा। अच्छा तो इसने पॉइंट में दिया है, पॉइंट में दिन नहीं बताते हैं कभी भी, लेकिन ठीक है दिया है तो 4.5 हो जाएगा ये, ठीक है 4.5। एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में कभी भी ये ऐसा नहीं आता है, हमेशा सही बटे में देता है। ये इन तरीके क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं जो लास्ट में दिए हो। एक समचतुर्भुज के परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो। एक समचतुर्भुज का परिमाप बताना है जिसके विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो। तो समचतुर्भुज का सबसे पहले हमें डायग्राम पता होना चाहिए। समचतुर्भुज होता है आयत का थोड़ा सा टिल्ड की वर्ग का थोड़ा सा टिल्ड की रूप। वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, उसको थोड़ा सा टिल्ड कर दें तो क्या बन जाता है समचतुर्भुज। तो इसमें देखिए ये भुजाएं तो आपस में बराबर होती हैं लेकिन इनके विकर्ण छोटे बड़े हो जाते हैं। ये वाला विकर्ण छोटा हो जाता है और ये वाला विकर्ण क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है। और इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है
कि ये जो इसके विकर्ण हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। मतलब ये वाला जो कोण है यहाँ पर कितना बनेगा, समकोण बनेगा, यहाँ भी समकोण बनेगा, यहाँ भी समकोण बनेगा, यहाँ भी समकोण बनेगा ना। तो इसको समझने के लिए हम एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए, ये भी समचतुर्भुज का एक डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। तो ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है। अब बोला, और इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये वाला विकर्ण, जैसे मैं ए बी सी और डी, अगर मैं विकर्ण AC की बात करूं और इसकी लंबाई यदि 8 सेंटीमीटर हो और ये पॉइंट O हो, ये जो मीटिंग पॉइंट है इनका ये O हो, तो A से लेके O तक होगा 4 और O से लेके C तक होगा 4। और ये जो 6 था BD विकर्ण, दूसरा विकर्ण कौन की लंबाई कितनी थी, 6 थी। तो यहाँ D से लेके O तक होगा 3 और O से लेके B तक होगा 3, ठीक है। तो अब हमें भुजा पता चल जाएगी आसानी से, ये 4 ये 3 और ये 90 डिग्री, तो ये कितना होगा, 5 होगा। ये 4 ये 3, तो ये कितना होगा, 5 होगा। तो ये सारी भुजाएं कितनी हैं, 5 5 5 ही हैं। वैसे भी समचतुर्भुज की एक भुजा पता चल जाए तो सारी भुजाएं सब समान होती हैं। तो भुजा हो गई है हमारी 5। तो समचतुर्भुज का परिमाप कितना होता है, 4a, तो कितना हो जाएगा 4 × 5 मतलब कितना, 20। चारों भुजाओं का योग 5 10 15 20, कितना हो गया, ए ऑप्शन में 20 सेंटीमीटर। चलिए, ये ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे लास्ट में हैं, आपको ये करने हैं, ठीक है। अब प्रॉफिट लॉस, SI CI, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में नहीं आ रहे हैं। मैंने अभी वनरक्षक के पेपर भी देखा था, तो वनरक्षक का पेपर तो इससे भी थोड़ा सा टफ है। अभी पहले हम इससे थोड़ा अपना बेस बना लें, फिर हम वनरक्षक के पेपर भी सॉल्व करेंगे, ताकि अगर वनरक्षक के लेवल का भी अगर आपका एग्जाम आ जाता है तो हम लोग उसको भी सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो इसलिए अभी पहले थोड़ा बेस बना लें, फिर हम वनरक्षक के लेवल पर जाएंगे। सोमवार को दोपहर 1 बजे से 8 बजे तक एक दुकान में हर घंटे आगुन्तकों की संख्या, आगुन्तक मतलब जो विजिटर होते हैं ना, आगुन्तकों की संख्या को 7 10 15 22 6 4 और 13 के रूप में दर्ज किया गया। आगुन्तकों की संख्या का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो जब ये ऐसा इजी सीधा सीधा दिया रहता है तो इसका समांतर माध्य क्या होता है, इन सभी का एवरेज, है ना। तो दो तरीके से मैं आपको एवरेज निकालना बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आ गया तो एक कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे हम लोग यहाँ पे एवरेज का, ठीक है। 13 ये संख्याएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक तरीका यह है कि हम इनको सबको जोड़ के, और कितनी संख्याएं हैं, 8 हैं, है ना। कितने, 8 बजे तक, 1 बजे से लेके 8 बजे तक कितने आगुन्तक आए होंगे, 8। 1 2 3 4 5 6, 1 बजे से 8 बजे, अच्छा 1 से 8 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 आगुन्तक आए होंगे, तो सबको जोड़ के 7 का भाग दे दो तो हमें क्या पता चल जाएगा, आगुन्तकों का समांतर माध्य पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, हम सबको जोड़ लेते हैं। 6 4 10 और 10 20 और 13 और 7 20, 20 और 20 40, 40 और 15 55, 55 और 22, 55 और 22 कितना हो जाएगा, 77। और आगंतुकों की संख्या कितनी थी, 7। तो एवरेज कितना हो गया, 11। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11। एक दूसरा तरीका है, वो इस क्वेश्चन में उतना आपको खास नहीं लगेगा, लेकिन एवरेज निकालने के लिए बड़े बड़े डिजिट में बहुत काम आता है। जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 7 10 15 22 6 4 और 13। तो मैं मन से एवरेज मान लेता हूं कि मन से एवरेज मेरा है 10, ठीक है। समांतर माध्य कितना है, 10। तो यहाँ कितने की कमी है, 3 की कमी। यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 का 0। ये 15 क्या है, 5 ज़्यादा है। ये 22 क्या है, 12 ज़्यादा है। ये 6 क्या है, 4 कम है। ये 4 क्या है, 6 कम है। और ये 13 क्या है, 3 ज़्यादा है। तो देखो ये 3 ज़्यादा से ये 3 की कमी एडजस्ट हो गई। 6 4 10, यहाँ बचेंगे 2। तो कितना हो गया, 5 और 2 7 हमारे पास एक्स्ट्रा है। 7 हमारे पास एक्स्ट्रा है और संख्याएं भी कितनी है, 7। मतलब हर एक के हिस्से में कितना आएगा, 1 एक्स्ट्रा। तो हमने एवरेज कितना माना था, 10, लेकिन एवरेज क्या होगा हमारा, 10 से 1 एक्स्ट्रा, कितना, 11। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरा, 11। जब ज़्यादा बड़ी संख्याएं रहती हैं
या जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ एवरेज वाला, जो पिछली 2 शिफ्ट में हमने किए हैं, वो उन क्वेश्चन का बेस यही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एवरेज के क्वेश्चन को। देखिए एक ये क्वेश्चन फिर आया था, A26 है ना, एक संख्या है A268452379777B, 12 से विभाज्य है, तो A और B का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने चेक किया, मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो इसका आंसर नहीं आ रहा था। वो इसलिए नहीं आ रहा था कि A268452379777B ये संख्या है। अब 12 से विभाजित का नियम क्या था, 4 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो 4 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट के जो 3 डिजिट हैं, जो 2 डिजिट हैं 7 और B, ये क्या होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। तो जब मैं 7 और B को 4 से विभाजित करूंगा, देखो मैं जब मैं 4 से विभाजित करूंगा तो 4 एकम 4 बचेगा कितना, 3। तो यहाँ पे हासिल के होंगे 3 और ये बनेगा B, तो ये 3B जो है वो 4 से विभाजित होना चाहिए। तो 4 से विभाजित होने के लिए इसको कितना होना चाहिए, एक तो हो जाएगा 4 अट्ठे 32 और एक हो जाएगा 4 नम 36। तो B की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 और 6। तो B के 2 पॉसिबल मान हैं, 2 और 6। तो B में दो वाला ये 2 ऑप्शन थे, एक तो हमारा A ऑप्शन और एक था हमारा D ऑप्शन। ठीक है, फिर इसलिए मेरे को इसको सॉल्व करना पड़ा। जब मैंने इसको आगे सॉल्व किया तो अंकों का योग कितना होना चाहिए हमारा, 3 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले ये 7 और ये 2, 7 2 9 कैंसिल, 6 और 3 9 कैंसिल है ना, और 4 और 5 9 कैंसिल। ठीक है, ये 9 तो हो ही गया। फिर हमारे पास एक 7 और एक ये 2 कैंसिल, और ये 7 और 8 15 कैंसिल। तो हमें क्या बचा, A प्लस B। ये जो A प्लस B बचा, A बचा है और B बचा है 3 से विभाजिता के लिए, और B के हमारे पास 2 मान है, या तो 2 या फिर 6। तो 2 से विभाजित, अगर ये 2 होगा तो 2 से विभाजित होने के लिए इसको या तो ये 1 हो तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन में वो कितना कितना है, A का मान है 4 है ना, एक A का मान 4 है और एक A का मान कितना दिया है, 2। हमारे पास 2 ही ऑप्शन बच रहे थे, A और D। अगर मैं यहाँ पे 4 को ले लूँ, A का मान 4 ले लूँ, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, और ये संख्या क्या होगी, 12 से विभाजित हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे इसने A दे रखा है, जबकि इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए D। ठीक है, तो यहाँ पर D ऑप्शन जो है वो हमारा सही है, और इसने क्या दे रखा है, A दे रखा है ना। फिर इसको यहाँ पर अगर आपको डाउट हो रहा हो सॉल्विंग में, तो आप एक बार एक ही जगह पर 4 और ये सब पूरा रख के 12 से विभाजित करके देख लेना। A की जगह पे 4 और B की जगह पे 2 है ना, रख के इसको 12 से विभाजित करके देख लेना, 12 से विभाजित हो जाएगा। कैलकुलेटर से कर लेना, नहीं हो विभाजित तो ठीक है। चलिए, ये है ना, इस तरीके क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं। यदि गोलार्ध की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है तो गोलार्ध के सतह क्षेत्र की गणना कीजिए। तो गोलार्ध की सतह क्षेत्रफल या हेमिस्फीयर सरफेस एरिया, तो इसका सतह क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो 3 पाई की वैल्यू 2.7 और r स्क्वायर मतलब कितना, 10.5 इंटू 10.5। ठीक है, तो इसको काट देंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे दशमलव हटा के 10, यहाँ पे दशमलव हटा के 10, 7 से काट देंगे 15 सत्ते 105, 5 से काट देंगे 3 बार, 5 से काट देंगे 2 बार, 5 से काट देंगे 2 बार, 5 से काट देंगे 21 बार। ठीक है, और ये 3 पाई r स्क्वायर है। अभी हमारे पास ये बच रहा है 2 से ये हो जाएगा 11। ठीक, तो हमारे पास बच रहा है 11 तिया 33 और 21 तिया 63। हमें 33 और 63 का मल्टीप्लाई करना है। तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 6 तिया 18, 9 27 के साथ हासिल के 2, 6 तिया 18 और 2 20, 2079, और नीचे क्या बचा है 2। तो हमारा इक्वेशन बन रहा है 2079 अपॉन में 2। तो 2000 का आधा 1079 मतलब 38.5, 1039 सॉरी है ना, 78 है ना, तो 1039.5। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1039.5 डी ऑप्शन में। ठीक है, तो ऐसा है। तो
ये है सिंपल से क्वेश्चन, बस इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अर्ध गोलार्ध का सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए होता कैसे है, जैसे एक गोले का होता है सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए, गोले का जो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम अर्धगोले की बात करें, अर्धगोले का मतलब मैं आधा गोला इसमें से हटा दूं, ठीक है, ये हो गया अर्धगोला। तो अर्धगोला जो होता है उसमें एक ऊपर सर्किल और बनता है ना, ये 3 डायमेंशनल है ये। तो ये तो हमारे जब 4 पाई आर पूरे का था 4 पाई आर, तो इतने एरिया का कितना हो गया 3 पाई आर, लेकिन एक ऊपर गोला और बनने लगा है, एक सर्किल और बनने लगा, तो उसका कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो गया 2 पाई आर इतने का और 1 पाई आर इतने का, तो टोटल अर्धगोले का कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फॉर्मूले को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि इसके दो समांतर पक्षों की लंबाई a बराबर 12.4 सेंटीमीटर और b बराबर 15.6 सेंटीमीटर हो और क्षेत्र 185 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ट्रेपेजियम की ऊंचाई की गणना करें, है ना। तो ट्रेपेजियम की हमें हाइट बताना है। ट्रेपेजियम क्या होता है, ये होता है हमारा ट्रेपेजियम, ठीक है। ये जो दो भुजाएं होती हैं ये होती हैं समांतर, और इन दोनों भुजाओं के बीच की जो दूरी होती है वो होती है इसकी ऊंचाई h, है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई, है ना। तो इसको कैसे करेंगे फिर हम, 1/2 समांतर भुजाएं कितनी कितनी दी हैं 12.4 प्लस 15.6 गुणित में h, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 और 12 और 15 27.4 और ये मिलके 1, तो 27 और 1 28 इंटू में h, और हमें क्षेत्रफल दिया कितना है 185 सेंटीमीटर। तो ये इसको काट देंगे, 2 से कटेगा कितनी बार 14 बार, और ऊंचाई का मान कितना हो जाएगा 185/14। तो ऑप्शन पॉइंट में दिया हुआ है, तो 14 एकम 14 बचेगा कितना 4, 14 तिया 42, 13 दशमलव कुछ होना चाहिए, ये बी ऑप्शन में 13.21, है ना। करेक्ट आंसर क्या है मेरा बी ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब यही क्वेश्चन आपको देखो अगर आप प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे तो कितनी देर में होगा, ठीक है। हमें क्या पता है फॉर्मूला है 1/2 समांतर भुजाओं का योग 12 15 27.4.6 28 समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई बराबर में क्षेत्रफल। बस सॉल्व कर दो, 14 से काट दो, 14 एकम 14 बचेगा कितना 4, 14 तिया 42, है ना। फिर आगे करके वही 13.21, ठीक। इतने देर का क्वेश्चन है ये, लेकिन उसके लिए आपने इस क्वेश्चन को पहले कभी किया हो, आपको फॉर्मूला पता हो, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि इसका आधार 19.8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5.4 सेंटीमीटर है, तो समांतर के क्षेत्र का पता लगाइए, है ना। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का आधार दिया हुआ है। आधार एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है ये गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट कर देते हैं, ऐसा उटपटांग सा ट्रांसलेट ना वही करता है। यदि इसका आधार 19.8 सेंटीमीटर, आधार मतलब आधार का क्षेत्रफल, है ना। आधार का क्षेत्रफल 19.8, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई बराबर होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो बेस का क्षेत्रफल कितना दिया है हमें 19.8 और ऊंचाई 5.4, और हमसे क्या पूछा है क्षेत्रफल। तो हमें क्या करना है 19.8 में 5.4 का मल्टीप्लाई करना है ना। अगर मैं इसको 20 मान लूं तो 20 का जब हम गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 10.8, मतलब ये 100 के समथिंग आना चाहिए। चलो फिर भी कर लेते हैं गुणा, 19.8 5.4, है ना। तो 8 चौके 32 की 2, है ना, हासिल के 3। यूनिट डिजिट 2 कहाँ कहाँ है, केवल एक ही ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में 106.92। देखिए करेक्ट आंसर क्या है मेरा
सी ऑप्शन। तो पूरा करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट देखा 8 चौके 32 की 2 हासिल का 3, ठीक है, हो गया कंफर्म। ज़्यादा ही है, आप एक डिजिट और करके देख लो, 9 चौके 36 और 40, 36 और 40 कितना हो गया 76, 76 और 3 कितना 9। तो सेकंड डिजिट कितनी हो जाएगी 92। तो 0.92 वाला तो वैसे भी एक ही ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर यही हो गया, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है ना। एग्ज़ाम अप्रोच, एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है, पूरा पूरा करते रहोगे टाइम खराब होगा। क्वेश्चन है, एक टंकी को एक नल 15 घंटे में और दूसरा नल 17 घंटे में भर सकता है, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। सिंपल सा है, एक नल भरता है 15 घंटे में, दूसरा नल भरता है 17 घंटे में, तो कुल काम कितना हो गया 15 × 17। 15 घंटे में 15 × 17 यूनिट, तो एक घंटे में कितनी यूनिट 17 यूनिट है ना। इसमें इसका भाग देंगे, 15 से 15 कट जाएगा 17। 17 घंटे में 15 × 17 यूनिट, तो 17 से 17 कट जाएगा, कितना बचेगा 15। अब हमसे बोला कि दोनों मिलकर, तो कुल काम बटे एक घंटे का काम, तो 17 और 15 कितना हो जाएगा 17 और 15 32, 15 15 30 और 2 32। तो ऑप्शन में 32 वाला हमारा बी ऑप्शन है, केवल एक। देखिए ना 17 32 को काट पाएगा ना 15 32 को काट पाएगा, तो 32 वाला ऑप्शन कौन सा था, बी ऑप्शन में 255/32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए कितने आसानी से हो जाता है अगर हम थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस को यूज करते हैं, अभी नहीं तो फालतू उसमें पूरा कैलकुलेशन करते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 167 आदमी एक इमारत में बिजली की फिटिंग को 57 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 90 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसको भी वैसे ही कर लेंगे, 167 आदमी कितने दिन में 57 दिन में, तो 90 आदमी ये हो गया मेन डेज, इतना है टोटल काम, और हमें नंबर ऑफ मेंस का भाग देंगे तो नंबर ऑफ डेज पता चल जाएंगे, है ना। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन ऐसा आ ही रहा है, तो 90 से भाग दे दो। तो देखिए ना 57 167 9 7 5, देखो 9 से विभाजित का नियम क्या है कि संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए, तो 7 और 5 12, 9 से नहीं कट रहा, लेकिन 3 से कट जाएगा ये, है ना। तो 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 से कितनी बार कटेगा 30 बार, ये 3 से कटेगा 19 बार। अब देखिए ये हो गया 6 और 1 7, 7 और 7 14, बटे में 30, बटे में 30 वाला कौन सा ऑप्शन है। अच्छा इनने 90 से कर दिया ना, काटा पीटा कुछ नहीं है, इसने 90 से कर दिया। देखो या तो हमें बटे में 30 मिलना था, क्योंकि 167 और ये ना 19 30 को काट पा रहा है, तो हमें 30 वाला भी नहीं मिला, है ना। और तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा 9519/90, नहीं तो अपना मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये आ गया हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन, रीजनिंग श्रृंखला, ABCD, कंक्लूजन, कोडिंग डिकोडिंग, पासा, लाइन, हाँ ये है क्वेश्चन, ये भी एक तरीके से रीजनिंग का ही क्वेश्चन है कि 1710 रुपये को 7, 13 और 37 के अनुपात में बांटिए। तो टोटल अनुपात कितने हो रहे हैं 7, 13 और 7 कितने हो गए 20, और 20 और 37 कितने हो गए 57। तो 57 रेशियो है, और टोटल रुपए कितने हैं 1710 रुपये। तो हाँ ठीक है, 19 दिया 57, 19 से कटेगा 9 बार 30, एक पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, ठीक है। 3 पे 90 आई थी, 3 एकम 3, 3 से काट दिया 30, तो एक पे 30, तो 30 आते 21। 210 वाला कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है ए वाला, ठीक है। बी में 210 नहीं है, सी में 210 नहीं है, डी में 210 नहीं है, तो केवल ए ऑप्शन। बिना मतलब हम इसको 13 तिया 39, 390, ठीक है। अब ये 37 तिया है ना, तो 390 और 21 111, 1110। तो ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक ही ऑप्शन, एक ही को निकाल के हमें पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से करना है। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन था, मिश्र धातु ए में 40% तांबा और बाकी टिन है, मिश्र धातु बी में 74% तांबा, 10% टिन
और बाकी अशुद्धियाँ हैं। किस अनुपात में दोनों मिश्र धातुओं को मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में टिन का प्रतिशत 25 हो जाए। देखिए, जो टिन का प्रतिशत ही हमसे पूछा है, ठीक है, और टिन का ही प्रतिशत हमें दोनों में दिया हुआ है। जैसे इसमें 40% तांबा है तो बाकी का बचा 60% क्या है, टिन है। यहाँ पे 10% क्या है, टिन है। और किस अनुपात में मिलाया जाए कि टिन का प्रतिशत कितना हो जाए, 25 हो जाए। तो तीनों चीज़ों में, है ना, दो धातुओं में, दो मिश्र धातुओं में और उनके मिश्रण में, तीनों में हमें क्या पता है, टिन का परसेंटेज पता है। तो इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से कर सकते हैं। पहले का टिन का परसेंटेज, दूसरे के टिन का परसेंटेज और मिश्रण के टिन का परसेंटेज, ठीक है। ये हमारी है पहली मिश्र धातु, ये है दूसरी मिश्र धातु, ठीक है। तो 25 में से 10 गए तो कितना बचा, 15, और 60 में से 25 गए तो 25, 25, 50, 10, 35, ठीक है। तो 5 से काट दो 3, 5 से काट दो 7, तो क्या अनुपात बन गया, 3:7। तो हमने दोनों मिश्र धातुएं किस अनुपात में ली हैं, 3:7 में ली हैं। तो ये हो गया हमारा ए ऑप्शन, 3:7। अब ये डिवीजन का क्वेश्चन है, 37.188 डिवाइडेड बाय 3.6, ठीक। ये तो आप कर लेना, ये भी कर लेना। 14 में से 8 गए 6 और 3 और 7 10, 10 6 60, ए ऑप्शन में 60। ये क्वेश्चन गलत है, मैंने इसको सॉल्व किया था। इसमें शायद ये 84.8 होना चाहिए, इसमें 848 दिया हुआ है। गलत क्वेश्चन में हम समय खराब नहीं करेंगे। चलिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एक कक्षा में 54 विद्यार्थी हैं। छात्रों की संख्या का 33.3% लड़के और बाकी लड़कियां हैं। तो 33.3% मतलब कितना होता है, 1/3, ठीक है। और बाकी की लड़कियां हैं मतलब 2/3 क्या है, लड़कियां हैं। ये हमें डेटा पता चल गया। लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों के तुलना में 50% अधिक है। मतलब जैसे अगर लड़कों को 100 अंक मिल रहे हैं तो लड़कियों को कितने मिलेंगे, 150, 50% अधिक। इसका 10% कितना होगा, 10, या 50%, 1% होगा 1, तो 50% होगा 50, तो कितना हो जाएगा, 150। तो अगर हम इसको देखें तो लड़कों और लड़कियों का कितना है, 1.5 गुना है ना। जैसे अगर यहाँ पे काट दें तो ये हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा, 1.5, तो 1.5 गुना है। इतना डेटा हमें पता चल गया। चलो अभी मैं इसको 1 और इसको 1.5 कर देता हूँ, ठीक। देखिए, यदि सभी छात्रों का औसत अंक कितना है, 70 है, तो लड़कों की औसत अंक क्या है, ठीक है। लड़कों का औसत अंक क्या है कि सबसे पहले तो हमें पता है कि 54 बच्चे हैं, तो 54 में से 1/3 मतलब कितने, 18 लड़के हैं और बाकी की बची 36 क्या हैं, लड़कियां हैं। अब बोला कि सभी का औसत अंक कितना है, 70 है, और इनका कितना है, इसका यदि गणित का अंक x है तो इसका गणित का अंक कितना हो जाएगा, 1.5x, 50% अधिक। 50% अधिक मतलब कितना, 1 का 50% कितना होगा, 1 का आधा मतलब कितना, आधा, 0.5, तो 1 से आधा अधिक 0.5 अधिक मतलब कितना, 1.5। तो इसको ऐसे कर सकते हैं हम। तो लड़कों की संख्या कितनी है, 18, लड़कों का औसत कितना है, x गणित में, प्लस लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में 50% अधिक है। मतलब ये 1.5x है और ये x है ना। थोड़ा सा पढ़ने में गलत हो गया था, ठीक। ये हो गए उनके मैथ्स के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स हो गए, ठीक है, 1.5x और ये x, ठीक है। वैसे भी लड़कों के नंबर गणित में ज़्यादा रहते हैं। अब ये हो गया, देखिए 18 इंटू 1.5x, ये हो गए लड़कों के गणित में कुल अंक। और लड़कियों के गणित में कुल अंक कैसे निकलेंगे, लड़कियों का औसत कितना है, x, और लड़कियों की संख्या कितनी है, 36, तो यहाँ पे लड़कियों के कुल अंक कितने हो जाएंगे, 36x। और कुल अंक कैसे पता चलेंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या इंटू औसत, तो औसत कितना है, 70, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके x का मान निकालेंगे। देखो 18 में 1.5 का गुणा करने का मतलब है 18 और उसका आधा मतलब कितना, ये हो जाएगा 27x, ये हो जाएगा 36x, और ये बराबर में हो जाएगा 54 इंटू 70, ठीक है।
तो 27 और 36 कितने हो जाएंगे? 27 27 54, 54 और 9 63, तो 63x बराबर 54 इंटू 70। 9 से काट दो 7 बार, 9 से काट दो 6 बार, 6 से काट दो 10 बार, तो ये कितना हो गया? x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। हमसे क्या पूछा है कि लड़कों के औसत अंक क्या है? लड़कों के औसत अंक क्या है? 1.5x, तो x की वैल्यू कितनी है? 60, तो 60 इंटू 1.5, तो 1 का गुणा 60 और आधे का गुणा 30, तो कितना हो जाएगा? 90। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे? 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यही तरीका ठीक है वैसे। और दूसरा तरीका ये है कि हम इसको लगा लें एलिगेशन से। ठीक है, एलिगेशन कैसे लगाएंगे? गणित के परसेंटेज से। ठीक है, तो लड़कों के गणित में कितने थे? 1.5x, लड़कियों के गणित में कितने थे? x, और दोनों को मिला के पूरी क्लास के कितने हैं? 70। तो यहाँ से 70 बड़ी संख्या क्या होगी? 1.5x, तो 1.5x में से 70 को घटाओ और यहाँ पे 70 में से x को घटाओ, और यहाँ पे लड़कों की संख्या कितनी है? 18, और लड़कियों की संख्या कितनी है? 36, मतलब इनका अनुपात कितना है? 1:2। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी 70 माइनस एक्स के बटे में 1.5x माइनस 70, और बराबर में कितना हो जाएगा? 1/2, है ना? 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो 1/2 सॉल्व कर लेंगे। 140 माइनस 2x बराबर 1.5x माइनस का 70, तो ये माइनस के 70 यहाँ आके ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 210, और ये 2x यहाँ आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3.5x। तो दशमलव हटा के 0, 35 7 पना 35, 7 या 3 से काट देंगे 6 बार, तो फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। और हमसे क्या पूछा है? लड़कों का औसत अंक, तो लड़कों का औसत अंक कितना था? 1.5x, तो 1.5 इंटू 60 मतलब कितना? 90। तो एलिगेशन से भी हो सकता है, बेसिक से भी हो सकता है, जैसा आपको सही लगे। एलिगेशन ज़्यादा अच्छा है वैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, एक ये आप देखिए एलिगेशन, ये जो हम एवरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे उसका थोड़ा सा बेनिफिट अभी हमको यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है कि 10 छात्रों का औसत 60 है, एक छात्र को शामिल करने से औसत 62 हो जाता है, उस छात्र के अंक ज्ञात कीजिए। तो ये जो 11वां छात्र है, 11वें छात्र के आने के बाद औसत कितना हो गया है? 62। तो मतलब जो 11वां छात्र है उसने अपने हिस्से के 62 अंक तो लाया ही होगा। ठीक है, क्योंकि औसत कितना बनाना है? 62 बनाना है। लेकिन उसने क्या एक्स्ट्रा लाया होगा? एक एक्स्ट्रा छात्र आया है, उसने इन 10 छात्रों के 60 अंक को 62 करने के लिए 2-2 अंक एक्स्ट्रा लेके आया होगा। तो 10 छात्रों के 2-2 के हिसाब से कितने अंक एक्स्ट्रा लेकर आया होगा? 20 अंक एक्स्ट्रा लेकर आया होगा। तो 62 तो लाना ही लाना है, प्लस 20 और लेकर आना है, मतलब उसको कितने अंक लेकर आना है? 82 अंक लेकर आना है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 82। ठीक है, अभी इसको बेसिक, ये अभी आप इसको मन में कर सकते थे, है ना? ठीक है, एक लड़का आया, 2 बढ़ गया, 10 छात्र थे, तो 2 के हिसाब से 20, तो 62 और 20 कितना हो गया? 82। लेकिन अगर आपको इसको थोड़ा सा पेन को, उस जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके हिसाब से 10 छात्रों का योग कितना हो जाएगा? 10 इंटू 60 कितना? 600, और 11 छात्रों का कितना हो जाएगा? 62 इंटू 11, 62 इंटू 11 दूनी 22 के 2 हासिल के 2, 11 छिंग 66, 66 और 2 कितने? 68। तो पहले कितना था? 600, अभी कितना होगा? 682, तो कितना हो गया? 82। ठीक है, अभी तो ये सिंपल था, एक ही स्टेप का था, तो तब भी यहाँ पे 62 में 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, है ना? कोई दूसरी संख्या होती तो 11 की जगह मान लो 17 होती तो और टाइम लगता। ठीक है, और गलत भी हो सकता था, तो इसलिए हमें वो वाली मेथड को सीखना ज़रूरी है। चलिए अभी आगे कभी कुछ क्वेश्चन आएंगे तो वो भी पता चलेगा। अब जैसे 6 संख्याएं, इनका औसत बताना है हमको। ठीक है, तो इनका औसत जैसे 22 संख्याएं हैं, 22, 24, 32, 40, 36 और 38। तो मैं क्या करता हूँ? 30 औसत मान लेता हूँ मन से। तो ये कितना हो गया? 8 कम, ये कितना हो गया? 6 कम, ये कितना हो गया? 2 ज़्यादा, ये कितना हो गया? 10 ज़्यादा, ये कितना हो गया? 6 ज़्यादा, और ये कितना हो गया? 8 ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो, ये 8 ज़्यादा से 8 की कमी कट गई, 6 ज़्यादा से 6 की कमी कट गई, और ये 6 और 2 क्या हो गए? 12 मेरे पास क्या हो गए? एक्स्ट्रा। तो ये 12 एक्स्ट्रा कितनी संख्याओं में बटेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो 6 संख्याओं में 12 बटेंगे, मतलब एक संख्या में कितना एक्स्ट्रा आएगा? 2 एक्स्ट्रा आएगा। जो 2 एक्स्ट्रा
काय में जुड़ जाएगा, हमारे एवरेज में। तो 30 और 2 कितना हो जाएगा एवरेज, 32। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, बाकी आप सबको जोड़ के और 6 का भाग भी दे के निकाल सकते थे। ये ठीक ठाक सा क्वेश्चन है ना, आते नहीं थे इस टाइप के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है हमारा 2 × 3 24 × x बराबर 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर इंटू 22 का स्क्वायर इंटू 6। तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे देखो 324 जो है वो 18 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है। 18 को मैं 9 × 2 का स्क्वायर बना लूँगा, तो उसी तरीके से बना लेते हैं। तो 2 इसको लिखेंगे हम 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर मतलब 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और इंटू में x। इसको लिख लूँगा मैं 9 × 2, 9 × 9। इसको लिख लूँगा मैं, देखो मेरे को यहाँ पे 2 मिल रहा है ना मुझे, तो 2 को लिखूँगा, 22 को लिखूँगा मैं 2 × 11 1 22, 2 × 11 1 22 और इंटू में कितना हो जाएगा 6। बस काट दो, ये 2 9 से ये दोनों कट गए और ये 2 2 से ये 2 कट गए। ठीक है, और 1 2 से ये 1 3 कट गया। तो 11 में 11 का गुणा 121 और इंटू में 3, तो कितना हो जाएगा ये 363। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 363। कहाँ है, डी ऑप्शन में 363। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, खाली तोड़ना था, फैक्टर करना था। ये है क्वेश्चन परसेंटेज का। ठीक है, तो क्वेश्चन है 38 × 6 24 अपॉन में 30% ऑफ 160 160 है ना। तो 160 का 30% कैसे निकालेंगे, देखो 160 है, इसके इकाई के अंक के बाद 1 दशमलव लगा दो, तो ये कितना हो गया 16.0, मतलब कितना 16। ये हो गया हमारा 10%। इकाई के अंक के बाद 1 दशमलव लगा दो तो ये हो जाता है 10%। तो 30% निकालना, तो इंटू 3 कितना हो जाएगा ये 48। तो 30% ऑफ 160, 30% ऑफ 160 कितना आया है 48। तो मैं ऊपर नीचे कितना रख लूँगा 48। तो बनेगा क्वेश्चन मेरा 38 × 6 24 अपॉन में कितना हो जाएगा 48। 6 2 8 4 12 है ना, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, बचेगा 2, 12 दूनी 24। 3 से काट दूंगा मैं, 2 से काट दूंगा इसको 2 बार और 2 से काट दूंगा इसको मैं 4 से ही कट जाएगा, 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 13 चौके 52। तो गुणा करना है 38 में 13 का, तो 3 8 है 24 के 4। इकाई का अंक 4 कहाँ है, डी ऑप्शन में, सॉरी सी ऑप्शन में 494। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 494। और किसी में नहीं है, देख लेता हूँ। ठीक है, करेक्ट आंसर कितना है सी 494। ठीक है, ये 494। चलिए नेक्स्ट को, 10% शहद वाले 50 लीटर मिश्रण में कितना शहद मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में 25% हो। ठीक है, तो 50 लीटर मिश्रण में 10% शहद है, तो 10% शहद है और बाकी का 90% क्या है, कुछ भी मिलावट होगी। तो 10% शहद, तो 50 का 10% कितना हो जाएगा 5 और बाकी का बचा कितना हो जाएगा 45। अब बोल रहा है कि कितना शहद मिलाएं ताकि नए मिश्रण में 25% हो। अब इसमें हम शहद मिलाएंगे, तो शहद मिलाने से ये जो इम्प्योरिटी है ये 45 से ना 46 होने वाली है ना 44 होने वाली, वो 45 की 45 ही रहने वाली है, क्योंकि हम क्या मिला रहे हैं, शहद मिला रहे हैं। ठीक है, तो शहद का परसेंटेज, शहद मिलाने से शहद का परसेंटेज कितना हो गया है 25। तो ये जो इम्प्योरिटी है या कुछ भी है इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा 75, है ना। तो 75 पे, अब जो नया मिश्रण है उस पे 75 पे वैल्यू कितनी है 45, 75% की वैल्यू कितनी है 45। तो किससे काट दें, 3 से काटें 25, 3 से काटो 15, 4 का गुणा 100, 4 का गुणा 60। तो पहले जो 100% की क्वांटिटी की वैल्यू अब कितनी हो गई है 60 हो गई है। पहली कितनी थी 50 थी, मतलब हमने शुद्ध शहद कितना मिला लिया है 10 लीटर। ठीक है, या किलो जो भी है, लीटर दिया है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरा बी ऑप्शन में 10। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा बी ऑप्शन में 10। तो इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
प्रत्येक पद में 64:11 के अनुपात में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि अनुपात 8:9 हो जाए। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म टू द रेशियो 64:81 टू मेक द रेशियो 8:9, है ना। तो हम मान लेते हैं कि इसमें 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये पक्का 9 से डिविजिबल होने वाली कोई संख्या होगी, ठीक है। और यहाँ पे 8 से डिविजिबल होने वाली संख्या होगी, तो दोनों का कॉमन होना चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात 64 और 81 है, ये 8 और 9 के रेशियो में ऑलरेडी है, और अनुपात भी किस में बनाना है, 8 और 9 में ही बनाना है। तो जो भी संख्या जो जोड़ी जाएगी वो 8 और 9 दोनों से कटना चाहिए। तो 8 और 9 दोनों से ना 21 कटेगी, ना 22 कटेगी, ना 15, क्या कटेगा, केवल 72। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 72, ठीक है। अभी लेकिन अगर ऐसे नहीं करना है आपको, तो मैं मान लेता हूँ कि 64 में x जोड़ो और 81 में भी x जोड़ो, और अनुपात कितना हो जाएगा, 8:9। तो 9 का गुणा इधर, 8 का गुणा इधर, और x की वैल्यू आपके पास, ठीक है। तो 9 का गुणा कर लो, ये हो जाएगा 640 में से 64 गए, 640 में से 64 गए, 40 और 24 और गए, तो 576 प्लस 9x, और ये हो जाएगा 8 का गुणा, तो 8 8 64, 640 और 8 648 और प्लस 8x, ठीक है। तो ये इस तरफ आके घट जाएगा, तो कितना बचेगा x, और 24 और 48 कितना हो जाएगा, 72। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे, 72। तो ऐसे भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते थे। देखिए अब ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। हर शिफ्ट में जो क्वेश्चन नंबर 56 है, जहाँ से हमारे मैथ्स के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं ना, जनरल मैथ के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, वहाँ पे पहला क्वेश्चन ऐसी सिंप्लीफिकेशन का था, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 2, 44। देखिए क्वेश्चन है 424 माइनस 64 प्लस करली ब्रैकेट 21 माइनस 3 स्मॉल ब्रैकेट 44 माइनस 42 स्मॉल क्लोज करली क्लोज स्क्वायर क्लोज, ठीक है। तो ये कितना बचा हमारा, 44 में से 42 गए, 2 2 तिया 6, 21 माइनस 6 कितना, 15 15 64 79, 424 में से 79 गए, तो कितना बचेगा, 14 में से 9 गए तो बचेगा 5, 11 में से 7 गए तो बचेगा 4, और ये बचेगा 3, तो कितना हो जाएगा, 345। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन में 345। तो ये थे हमारे आज के मैथ्स के क्वेश्चन, ये रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो गए। ये हमारी 2 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट थी जो आज हमने सॉल्व की। कल हम लोग 3 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट को सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही शिफ्ट बाई शिफ्ट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, कुछ कुछ नए नए क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं, पुराने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होती जा रही है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहिए, और क्वेश्चन को देखने के बाद मॉक टेस्ट लगाइए, आपका ऑटोमेटिक मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। जिस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही करना है, क्योंकि मैंने कई एग्ज़ाम दिए हैं, मेरे स्टूडेंट्स ने कई एग्ज़ाम दिए हैं, टाइम की बहुत समस्या होती है। तो मेन हमारा मोटिव ये है कि हम क्वेश्चन को एग्ज़ाम अप्रोच के हिसाब से यहाँ पे सॉल्व करें, और वही आपको सिखाएं और वही आप सीखो। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।